गुड इवनिंग क्लास। मैं अरुण कुमार। जैसे आप जानते हैं कि हमने स्टार्टिंग में जो करी थी बेसिक के चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। अभी तक शेयर तो चल ही रहा है, वो एक तरफ चल रहा है। हमें याद होगा हमने बेसिक भी पढ़ा था कुछ, और बेसिक में मैंने क्या क्या देखा था उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर मैं बेसिक की बात करता हूं तो बेसिक में हमने देखा बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है जी, बेसिक क्लास में डला हुआ है। बुक कीपिंग के बाद हमने देखा था अकाउंटिंग के बारे में, वो भी इसमें डला हुआ है। अकाउंटेंसी क्या होती है ये हमने पढ़ा। इन तीनों का मीनिंग, इन तीनों में डिफरेंसेस हमने पढ़े। फिर हमने देखा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, क्या होता है ये हमने इसमें से पढ़ा। इसके बाद थोड़ी सी जानकारी ली हमने किसके बारे में, जर्नल के बारे में। जर्नल के बाद हमने देखा था फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ये हमने पढ़ा था। आज हमारा काम होगा रूल ऑफ जर्नलाइजिंग। क्या है जर्नलाइजिंग? जर्नलाइजिंग मतलब जर्नल में लेखे करना। जैसे आप जानते हो जर मीन्स कहां से बताया था, फ्रांसीसी वर्ड था जो लैटिन क्या था, फ्रांसीसी वर्ड जर मीन्स था दिन, डे, इसलिए उसको क्या बताता था, डे बुक। अगर एक छोटा व्यापारी है, कम ट्रांजेक्शन होती है, तो वो जर्नल बनाता है, उसके अंदर एंट्रीज करता है जर्नल में, मतलब बुक के अंदर क्या करता है वो एंट्री। ठीक है जी, उस डे बुक के अंदर एंट्री कर लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर एक बड़े फर्म है, बड़ी संस्था है जिसमें हजारों लेन देन होते हैं, काफी बड़ी संस्था हो गई, तो जर्नल नहीं बनाती, वो बनाती है सब्सिडरी बुक्स, मतलब एक जर्नल को छोटे 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 पार्ट्स में बुक्स में बांट लेती है। ठीक, हमने ये देखा था। अब हम उसी बात कर रहे हैं कि अगर एक छोटे लेवल की बात कर रहा हूं, छोटे बिजनेस की, जो जर्नल यानी कि डे बुक के अंदर क्या करता है, जर्नलाइजिंग करता है, बोले तो जर्नल एंट्री करता है। जर्नल एंट्री करने को ही क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। ये जर्नलाइजिंग जो होती है यानी कि जर्नल में जो लेखे होते हैं, ये मैंने बताया भी था, जर्नल में जो लेखे होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे काल क्रमानुसार। क्रमानुसार क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मतलब टाइम के अनुसार, मतलब जैसे जैसे लेन देन होगा हम वैसे वैसे एंट्री करते रहेंगे। काल के अनुसार बोले तो हर दिन की एंट्री हर रोज होंगी, पहली चीज। आज की एंट्री आज, कल की एंट्री कल, परसों की एंट्री परसों, मतलब डे वाइज एंट्री चलती रहेंगी। और जो एंट्री पहले होगी, मतलब जो लेन देन पहले होगा उसे पहले लिखा जाएगा। तो आप कह सकते हो इसमें एंट्री कैसे होंगी, तिथि के अनुसार, डेट वाइज। कैसे होंगी, क्रोनोलॉजिकली वाइज, यानी कि क्रम के अनुसार। ये इसका आंसर होता है। तो डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकल वाइज, समय के अनुसार, कैसे भी कहिए इसको। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है जनरलाइजिंग के क्या रूल पढ़ने हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्रोनोलॉजिकली ये शब्द पूछा जा चुका है पेपर में 2016 पीजीटी टीजीटी में से एक में पूछा था ये। ठीक, तो रूल ऑफ जनरलाइजिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलिए, क्या है, अगर आपको याद हो हमने देखे थे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक जी, इसमें हमने पढ़े थे कितने, दो टाइप। एक कौन सी अप्रोच पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी मॉडर्न अप्रोच। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर हमने बताया था कि टाइप कितने अकाउंट के होंगे, वैसे तो दो टाइप के होते हैं, पर्सनल इम्पर्सनल, व्यक्तिगत अव्यक्तिगत। लेकिन पेपर में पूछा जाए तो तीन बताए जाते हैं, और वो तीन कौन कौन से थे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक जी, अगर मैं बात करूं पर्सनल अकाउंट की, तो वैसे हमने देखा था पर्सनल अकाउंट भी तीन तरीके के होते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आम व्यक्ति जो हम जैसे होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कि कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल कॉलेज, ये सब चीज। और एक रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव में चाह रहा तो रट्टा ही मार के रखिएगा, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड, उसके आगे कुछ भी लिखा हो, सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिप्रेजेंटेटिव है। यानी कि तीनों पर्सनल में आते हैं। रियल मतलब बताया था प्रॉपर्टी अकाउंट, यानी संपत्ति इसमें आएंगी। और नॉमिनल मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी कि फिक्टिशियस अकाउंट। तो अब इसका रूल क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इस समय रूल ऑफ
जर्नलाइजिंग, जर्नल लेखे करने के नियम। ठीक है जी। तो इसका क्या है, इसका है डेबिट, किसको, रिसीवर द डेबिट और गिवर द क्रेडिट। तो जो रिसीवर होगा वो डेबिट होगा और जो गिवर होगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मतलब पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। तो पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, सिंपल। इसकी बात करें तो इसका होता है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बोले तो संपत्ति प्राप्त हो तो डेबिट, संपत्ति गई तो क्रेडिट। मतलब हमारे पास आई डेबिट और हमारे पास से संपत्ति कोई गई तो क्रेडिट। इसमें होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होंगे, डेबिट, और ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स क्रेडिट। ठीक जी, ये हमने देखा। तो हमने क्या देखा, पर्सनल अकाउंट, अगर किसी व्यक्ति का, किसी फर्म का, किसी संस्था का आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनएक्रूड कुछ भी हो तो उसमें क्या नियम लगाना है, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। मतलब पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल अकाउंट मतलब संपत्ति अकाउंट, संपत्ति की बात करेंगे, संपत्ति हमें मिली तो डेबिट, संपत्ति हमारे पास से गई इट मीन संपत्ति कम हुई तो क्रेडिट। नॉमिनल की बात करता हूं तो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जितने भी लॉस होंगे वो डेबिट, और जितनी भी इनकम होंगी और जितने प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट। ये हमने देखा कैसे। अब जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि भाई कैश रिसीव हुआ किससे, फ्रॉम राम। तो पहली चीज हमारा काम होता है ये जानना कि इस खाते, इस ट्रांजेक्शन से कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। तो इससे अगर मैं देखूं तो इससे कौन कौन से प्रभावित हुए, कैश मुझे मिला किससे, राम से। तो पहली चीज तो इसके अंदर कैश प्रभावित हुआ यानी कैश अकाउंट। और दूसरे से कौन हुआ, राम, यानी कि ये याद रहे किसी भी नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं लिखेंगे, अगर लिखते हो तो अपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा। ठीक है। तो हमने देखा दो खाते प्रभावित हुए, एक कैश का, एक राम का। कैश क्यों, क्योंकि मेरे पास कैश आया, कैश बढ़ेगा घटेगा। राम किस लिए, क्योंकि यार राम देने वाला है या लेने वाला, कुछ ना कुछ तो होगा। अब इसमें बताइए मुझे कौन सा अकाउंट कौन सा है। तो कैश एक संपत्ति है और संपत्ति कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट। और राम कौन सा अकाउंट है, एक व्यक्ति, व्यक्ति कौन सा अकाउंट होता है, पर्सनल। ठीक जी, ये हमने देखा। तो कैश मतलब डेबिट। अब राम, अब देखते हैं क्या करना है। देखिए रियल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, रियल अकाउंट का रूल है कि संपत्ति आई तो डेबिट, संपत्ति गई तो क्रेडिट। तो जरा बताइए ये कैश हमारे पास आया या गया फर्म के पास। तो हमने क्या लिखा है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से कैश मिला, इट मीन मेरे पास कैश आया है। और अगर कैश आया है, संपत्ति आई है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, पहली चीज। दूसरी बात, राम, राम कैसा अकाउंट है, पर्सनल। पर्सनल का फॉर्मूला क्या है, रिसीवर द डेबिट और क्रेडिट गिवर द क्रेडिट डेबिट। मतलब कुल मिलाकर जो रिसीवर होगा, पाने वाला, अगर किसी को कोई चीज मिलती है तो वो डेबिट होगा, पर्सनल अकाउंट। और अगर किसी ने दी है तो वो क्रेडिट होगा, पर्सनल अकाउंट। तो राम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। तो अब इन्हें दिया है या लिया है, मतलब कुल मिलाकर बात करें राम पाने वाला है या देने वाला है, रिसीवर है या गिवर है। तो देखो कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से कैश मिला, इसका मतलब क्या है कि राम ने कैश दिया है। मेरे पास कैश आया बात अलग, मैं बात कर रहा हूं राम के समय, राम पाने वाला है या देने वाला है। तो जैसे बोला गया राम ने कैश दिया, राम से कैश मिला, तो राम ने पैसे दिए हैं, इसका मतलब राम पाने वाला नहीं, राम देने वाला है, क्योंकि राम की जेब से पैसा गया तो राम ने कुछ दिया, यानी कि राम कौन है, राम है गिवर, इसका मतलब क्रेडिट। तो राम को कहां लिखा जाएगा, क्रेडिट में। ठीक जी, तो हमें पता चलेगा कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, हमने देख लिया। आप जानते हो परफॉर्मा कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से परफॉर्म बनता है किसका, जर्नल एंट्री का। बाय डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट की, अमाउंट क्रेडिट की। ये हमने उस दिन परफॉर्म बताया था, ये पढ़ चुके हैं। तो देखिए डेबिट में कौन है, डेबिट में है कैश। तो तारीख यहां लिख देना जो भी कुछ हो। तो कैश अकाउंट डेबिट, इस तरीके से डेबिट हो गया। टू किसने दिया, क्रेडिट कौन है, राम। तो थोड़ा सा आगे का लिखा जाता है टू राम।
लिख दिया, और जितने पैसे होंगे डेबिट के पैसे डेबिट में और क्रेडिट के पैसे क्रेडिट में। नरेशन मतलब फॉर या बीइंग से स्टार्ट करें और लिख दें जो बातें बताई, मतलब कुछ जो लाइन लिखी हुई उसे इंग्लिश में लिखना है। फॉर कैश रिसीव किससे, फ्रॉम राम से, और बस उसके नीचे एक लाइन खींच दीजिए, हो गया। तो फाइनली इस तरीके से हमने देखना है। तो बस आपका काम क्या होता है, पहले चेक करो कि कौन सा अकाउंट है। जैसे देखिए आगे चलता हूं, लिखा है सैलरी पेड टू शाम। इस एंट्री को ज्यादातर लोग गलत कर देते हैं। सैलरी पेड टू शाम, भाई हमने क्या दी, हमने सैलरी दी, मेरे पास से क्या गया, सैलरी मतलब कैश गया, किसको गया, शाम को। देखिए किसी खर्चे में, किसी इनकम में किसी व्यक्ति का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। कब तक, जब तक कि उस व्यक्ति का नाम ना लिखना हो, मतलब कुल मिलाकर उसको पैसे ना दिए गए हो। यहां पर आपको साफ साफ पता है आपने पैसे दे दिए, ना भी दिए होते तो आउटस्टैंडिंग लिखता, लेकिन उसका नाम नहीं लिखता। तो नॉमिनल अकाउंट में नाम नहीं लिखा जाता। अगर आप कोई खर्चा करते हो, इट मीन एक्सपेंस करते हो या फिर इनकम करते हो, तो उस केस में नाम नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जाम्पल आप बस से कहीं गए, टिकट लिया, तो वहां पर यह कहा जाता है टिकट खरीदा, टिकट लिया, बात खत्म। कंडक्टर ने दिया, कंडक्टर का नाम लिखो, उससे मतलब, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है सिर्फ टिकट के पैसे दिए, बात खत्म। किसको दिए मुझे मतलब नहीं। तो यहाँ पर लिखा है सैलरी पेड टू शाम। देखा जाए तो भले ये लाइन लिखी है, बस हमें फोकस करना होता है सिर्फ इस लाइन पर, इस वाली पर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। किसको दी मुझे इससे मतलब नहीं, बस मुझे मतलब है सैलरी पेड। अब मैंने सैलरी दी है तो दो बातें, अगर आपने दी है सैलरी तो आपके पास से क्या आ गया, कैश। तो एक तो कैश अकाउंट, और किस चीज का पैसा दिया आपने, सैलरी का, एक सैलरी अकाउंट। मैंने कहा ना कैश से, ना शाम से मतलब, ना राम से मतलब, किसी से मतलब नहीं। बस दो बात, क्या गया, पैसा गया, आया तो पैसा आया, बात खत्म। पैसा किस चीज का है, इनकम या एक्सपेंसेस का नाम लिखो, उस व्यक्ति से आपको कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या, अब देखा ये कैश कैसा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट क्योंकि संपत्ति है। और सैलरी मीन्स खर्चा, आपने सैलरी दी होगी तो आपका खर्चा होगा। भाई मैं एक फर्म चलाता हूं, मैंने सैलरी दी, तो सैलरी दी तो मतलब खर्चा हुआ। और खर्चा मतलब कौन सा अकाउंट, मतलब नॉमिनल अकाउंट। अब इनके रूल देखते हैं। रियल अकाउंट क्या कहता है, अभी बताया, क्या लिखा है रियल में, आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। सैलरी पेड करी मैंने, मतलब सैलरी मैंने दी, तो पैसा आएगा जाएगा, भाई कैश आएगा या गया। अगर आप सैलरी चुकाओगे तो सीधी सी बात है भाई, पैसा अगर मैं किसी को सैलरी देता हूं तो पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा। तो फाइनली मेरे पास से कैश गया तो कैश तो होगा क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट, सैलरी कैसा अकाउंट है, नॉमिनल। एक्सपेंस है या इनकम है, भाई सैलरी दी है तो एक एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस है तो डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ, इसके हिसाब से तो डेबिट करना चाहिए क्योंकि एक्सपेंसेस सारे डेबिट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश मेरे पास से गया तो क्रेडिट, और सैलरी एक खर्चा है तो मतलब डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट वाली चीज डेबिट में, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में, टू कैश अकाउंट। और नीचे क्या लिख दो उसकी, बस नरेशन। फाइनली ये होता है मेरा काम। ये है रूल ऑफ जनरलाइजिंग। कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, मॉडर्न अप्रोच की। अब मॉडर्न अप्रोच का नियम क्या है, दोनों याद होने चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों को करने के लिए मॉडर्न अप्रोच का पता होना जरूरी है। अगर आपको ये पता हो कि लायबिलिटी है, एसेट्स है, बढ़ी या घटी, बस ये पूछा जाए एसेट्स बढ़ी मतलब डेबिट, लायबिलिटी कम हुई, जैसा भी थोड़ी देर पहले हम शेयर पढ़ रहे थे, तो शेयर में हमने बताया था कि भाई क्या हुआ, मैं शेयर इशू करूंगा तो कैपिटल बढ़ेगी, भाई लोगों को पैसा मैं लूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, लायबिलिटी बढ़ती है, मैं कहा था शेयर कैपिटल क्रेडिट में लिख दो। अगर मैं किसी का शेयर फॉरफिटेड कर लूंगा तो इसका मतलब मैं उसे पैसा आगे भविष्य में नहीं दूंगा। तो जो लायबिलिटी मेरी अब तक थी वो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो कहां लिख दो, डेबिट में लिख दो, शेयर कैपिटल डेबिट में आ गया। तो ये बातें जो बार बार पता करना पड़ता है कि कौन डेबिट में होगा कौन क्रेडिट में होगा, बेटर है इस तरीके से भी देख ले। कौन सी अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बट ये ट्रेडिशनल अप्रोच तो काम करता है हमें क्वेश्चन जो पूछता है, मॉडर्न अप्रोच क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता। मॉडर्न अप्रोच हमें काम देता है जनरल एंट्री को इजीली करने में। तो मॉडर्न अप्रोच के फॉर्मूले कौन कौन से अकाउंट थे, मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच में लायबिलिटी अकाउंट, मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल अकाउंट, याद रहे कैपिटल इसी में आता है, ड्राइंग भी इसी में आता है, सारी एसेट्स इसमें आएंगी। फिर एक्सपेंसेस अकाउंट, और फिर
इनकम अकाउंट। तो ये 5 हमारे पास है, देखिए चीजें। एसेट्स के अंदर जितनी भी हमारी संपत्ति होंगी वो एसेट्स अकाउंट में आएंगी। लायबिलिटी के अंदर जितने मेरे दायित्व होंगे जो मुझे पे करने हैं किसी को, वो मेरी लायबिलिटी में आएंगी। मेरी कैपिटल और ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में आएंगी। सारे खर्चे एक्सपेंस अकाउंट में आएंगे और सारी इनकम हमारी इनकम अकाउंट में आएंगी। कुल मिलाकर ये 5 अकाउंट है। पेपर में पूछे मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग कितने अकाउंट होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। जो मेन चीज मुझे जाननी है वो क्या, वो अपने को ये जाननी है कि रूल ऑफ जनरलाइजिंग क्या है। देखिए ये चीजें या तो बढ़ेंगी या ये चीजें घटेंगी। अगर मेरे पास एसेट्स आती है, अभी तो हम पीछे पड़ा रियल अकाउंट, अगर एसेट्स आए तो डेबिट। ऐसी सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एसेट्स बढ़ेगी मतलब संपत्ति आपके पास आएगी तो क्या करोगे, डेबिट। तो ध्यान रहे, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है बढ़ती है तो क्या करना होगा, डेबिट। और एसेट्स कम होती है तो क्या करना होगा, क्रेडिट। एसेट्स का जस्ट अपोजिट क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी अगर बढ़ी यानी कि आप फॉर एग्जांपल आपने किसी से 10,000 का माल उधार खरीदा तो आपकी लायबिलिटी है 10,000 रुपए। 5,000 का आपने और उधार माल खरीद लिया तो आपकी लायबिलिटी 10 नहीं, आपकी लायबिलिटी कितनी हो चुकी है, 15,000। लायबिलिटी बढ़ गई, 5,000 से बढ़ गई। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो नॉर्मल सी बात, जब घटेगी तो क्या करोगे, डेबिट। जैसे स्कीमिंग करिएगा मतलब रट्टा मारिएगा इस पर बार बार। कैपिटल हमेशा कहाँ आती है, कैपिटल इंक्रीज होती है तो कहाँ आती है, क्रेडिट में। और कैपिटल डिक्रीज होती है तो कहाँ आती है, डेबिट में। इसी को क्या बोल देंगे आप, ड्रॉइंग। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ड्राइंग कहां जाती है, डेबिट में, और कैपिटल कहां जाती है, क्रेडिट में। ठीक। एक्सपेंसेस, खर्चे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ गए, सारे खर्चे डेबिट में। इसका मतलब खर्चे जब जब बढ़ेंगे डेबिट में, और जब जब खर्चे घटेंगे क्रेडिट में। इनकम अभी पढ़ा, इनकम आती है तो क्रेडिट होती है, तो इसका मतलब इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट में और घटेगी तो डेबिट में। इन चीजों को बार बार रट्टा मारेगी। जैसे बताया, देखो एसेट्स और लायबिलिटी उल्टा है जस्ट, ये डेबिट तो क्रेडिट, वो क्रेडिट तो डेबिट। एक्सपेंसेस और इनकम उल्टा है। कैपिटल और लायबिलिटी देखा जाए तो एक ही चीज होती है भाई। लायबिलिटी और कैपिटल में सिर्फ अंतर इतना है कि अगर मालिक पैसे दे, मतलब कंपनी के ओनर ने पैसा लगाया है तो कैपिटल, और बाहर के लोगों ने पैसा लगाया है तो लायबिलिटी। दोनों में अंतर कुछ नहीं। पैसा एक फर्म के लिए मालिक भी अलग है और बाहरी लोग भी अलग है, दोनों ही हमारे लिए दायित्व है, लायबिलिटी है। बस अंतर इतना है कि दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए हो कि भाई अगर व्यक्ति मालिक पैसे दे रहा है ओनर, तो उसे हम कैपिटल के नाम से लिखते हैं, चुकाना तो मुझे वो भी है। और अगर बाहर के लोगों से पैसा मिलता है तो मुझे कैपिटल लायबिलिटी लिख देते हैं। तो इनका नियम एक जैसा होगा। एसिड्स और एक्सपेंसेस की चीजें कैसी हैं, बिल्कुल एक जैसी। एसिड्स और एक्सपेंस दोनों बढ़ेगी तो डेबिट, तो सीधी बात है लायबिलिटी और इनकम भी कैसी होंगी, क्रेडिट, सेम एक चीज। ये बातें हमारे पास यहां तक की थी। जैसे एक छोटा सा बताते हैं इसके बारे में, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कैश पेड टू क्रेडिटर। क्या लिखा है यहाँ पे, हमने इसमें लिखा कैश पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर मान ले फॉर एग्जांपल राम है मेरे पास, मेरा क्रेडिटर राम था। क्रेडिटर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमसे पैसे लेगा। अगर वो हमसे पैसे लेगा तो इसका मतलब हम उसे पैसे देंगे, और अगर हमें पैसे देने हैं तो मेरी लायबिलिटी है वो। तो इसमें दो चीजें इफेक्ट हुई, कौन कौन सी इफेक्ट हुई, मैं कैश पे कर रहा हूं तो इसका मतलब एक तो अकाउंट हो गया कैश, ठीक है। किसको दे रहे हैं हम, राम को, और राम क्या है, एक क्रेडिटर, और क्रेडिटर भी क्या बताया था, मतलब लायबिलिटी। तो देखिए कैश मतलब संपत्ति, यानी कि कौन सा अकाउंट है, कैश एक एसेट्स अकाउंट है। राम अभी बताया क्रेडिटर, मेरे से पैसे लेगा, मेरी लायबिलिटी है देना उसे, तो राम एक लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है जी। ये होगी बात, तो वो एसेट्स है, लायबिलिटी है। अब देखना क्या नियम, क्या देखा जाता है, बस इसमें देखना होगा इंक्रीज या डिक्रीज। कैश एक एसेट से, एसेट्स बढ़ी या घटी, भाई अगर आप कैश पेड करोगे, मैं अगर किसी को पैसे देकर आऊंगा तो कैश बढ़ेगा या घटेगा, सीधी सी ये बात हुई कि अगर हम कैश किसी को पे करते हैं तो मेरे पास जितना कैश था वो पहले से कम हो जाएगा। इट मीन एसेट्स मेरी डिक्रीज होगी, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो कहाँ दिखाते हैं हम उसे, एसेट्स डिक्रीज हुई तो अब दिखाएंगे कहाँ पे, क्रेडिट में। तो एसेट्स डिक्रीज हुई, एसेट्स कम होती है तो क्रेडिट में। राम एक लायबिलिटी, अब लायबिलिटी देखना है कि बढ़ी या घटी। एक राम नाम का व्यक्ति जो क्रेडिटर है, मेरा लायबिलिटी है, मैं उसको पैसे देता हूं तो मेरी लायबिलिटी क्या होती है, अब कम। फॉर एग्जाम्पल राम यानी कि क्रेडिटर को मुझे देने थे 10,000 रुपए, मैंने अगर उसे पे कर दिए हैं 2,000 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आपने 2,000 रुपए उसे दिए, तो जब राम के 10,000 रुपए थे मेरे ऊपर कर्जा, अगर मैं उसे 2,000 रुपए दे देता हूं
तो अब वो कितने का बचेगा राम, यानी कि मेरे क्रेडिटर बचेंगे 8,000 के। तो आपकी लायबिलिटी पहले से क्या हो गई, कम हो गई। देने थे 10,000, दे दिए हैं 2,000, मैंने अभी पे करे 2,000, तो पहले 10 थे, अब 2 दे दिए तो 8 बचे, अब 8 ही देने हैं, तो लायबिलिटी कम हो गई। और अभी देखा आपने कि लायबिलिटी जब जब डिक्रीज होगी कहाँ लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। इसका मतलब इसे लिखना पड़ेगा आपको डेबिट में। क्लियर तक बात। अब एंट्री बनेगी क्या, आ जाइए। डेबिट में कौन है, ये रहा डेबिट में, डेबिट में है राम, तो आपने कहा राम डेबिट टू। क्रेडिट में कौन है, ये रहा क्रेडिट में, क्रेडिट में कौन है, कैश, तो टू कैश अकाउंट। फॉर एग्जांपल 2,000 रुपए दिए, तो 2,000 डेबिट के सामने क्रेडिट के सामने, नरेशन यहां पर फोर करके लिख दी जाएगी। क्या लिख दिया जाएगा, कैश पेड टू क्रेडिट राम, बस इतना लिखो और काम कर दो, हो गया क्वेश्चन। फाइनली ये था मेरा रूल ऑफ जनरलाइजिंग। तो आज हमारा रूल ऑफ जनरलाइजिंग भी खत्म होता है। आज हमने क्या चीज देखी, ठीक जी, क्या क्या देखा, देखिए जैसे बताया कि टाइप्स होते हैं, मॉडर्न टाइप और ट्रेडिशनल टाइप। ट्रेडिशनल कितने प्रकार टाइप होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल के अंदर सारे व्यक्ति, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो। रियल के अंदर सारी संपत्ति। नॉमिनल के अंदर हमारे एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम और प्रॉफिट। पर्सनल अकाउंट कहता है कि रिसीवर को डेबिट करिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। रियल कहता है संपत्ति मिली तो डेबिट, संपत्ति गई तो क्रेडिट। एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट कहता है सारे खर्चे और सारे लॉस डेबिट में, और सारी इनकम और सारे प्रॉफिट क्रेडिट में। ठीक जी। फिर हमने देखा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग। मॉडर्न अप्रोच में हमने देखा कितने टाइप का अकाउंट है, 5 अकाउंट के, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और इनकम अकाउंट। एसेट्स और एक्सपेंसेस एक जैसे हैं, बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। बाकी लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम सब एक जैसे हैं, बढ़े तो क्रेडिट और घटे तो डेबिट, तीनों में डेबिट। ठीक है, फाइनली हमारा तरीका था। आज के लिए यही खत्म करते हैं। ओके, धन्यवाद क्लास।